के अपना पूरा जोर लगा देंगे। शहर नहीं है चिड़िया घर है, मुर्गा मोर बना देंगे। गंदी है जबान क्योंकि कभी नहीं सफाई थी। दिल्ली आके देखी हो तू चौड़ तेरे भाई की, तेरे भाई की चौड़ तेरे भाई की, तेरे भाई की। हाँ तो मेरे बंधु और मेरे सखा, अगर तुम पहली बार इस चैनल पे आए हो या पहली बार सुबह 8 बजे उठ के कॉमर्स बाबा का ये वीडियो देख रहे हो और दुविधा में हो ये चल क्या रहा है, ये प्रीमियर देखकर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा ये क्लास 2 कैसे आ गई, इकोनॉमिक्स की क्लास 1 कहाँ है और अकाउंट्स की क्लासेस कहाँ है, तो मैं तुम्हें एनलाइटन करना चाहता हूँ कि ये कॉमर्स बाबा की एक सीरीज है जो साल भर चलेगी उन अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इस लेवल की, इस क्वालिटी की क्लासेस में भी इसके लिए उन्हें हजारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तो अगर इन केस तुम्हारी प्रीवियस क्लासेस मिस हो गई है तो तुम्हें कुछ नहीं करना, कॉमर्स बाबा ऐप डाउनलोड करके वहां पे रिकवरी मोड ले लेना है जो सिर्फ 9 रुपए का है और प्रीवियस क्लासेस तुम्हें पूरी इस वीक की जो भी मिस आउट हुई है वो मिल जाएंगी। ये कॉमर्स बाबा का कमाल है ताकि तुम और मैं जुड़े रहें और लगे नहीं यार कि यार कौन है जो हमारा ख्याल रख सकता है, कॉमर्स बाबा है ना। तो तुम्हारा जो टाइम टेबल है वो है मंडे टू फ्राइडे का, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये 3 दिन तुम्हारी अकाउंट्स की क्लासेस चलेंगी। फिर थर्सडे एंड फ्राइडे तुम्हारी इकोनॉमिक्स की क्लासेस चालू करेंगी और बिजनेस स्टडीज लेटर डेट पे चालू होगा, अभी नहीं होगा। और अगर तुम में से कोई है जो मुझसे लाइव पढ़ना चाहता है, जो मेरे से लाइव इंटरेक्ट करना चाहता है, जो चाहता है कि क्वालिटी एजुकेशन मिले, अगर वो पैसा लगा रहा है तो ऑनलाइन कोचिंग में, तो अगर तुम्हें फ्री में ये मिल रहा है तो सोचो जब तुम लाइव अटेंड करोगे मेरा तो तुम्हें क्या क्या मिलेगा और तुम्हारी डाउट्स कितनी आसानी से ऑन द स्पॉट में सॉल्व कर सकता हूं। उसके लिए तुम्हें खुद को रजिस्टर करवाना पड़ेगा मैराथन लाइव में। तो बहुत हो गई बातें, तुम्हारा भविष्य बनाना शुरू करते हैं क्योंकि अब की बार पूरे साल। चलो यार थोड़े बहुत चिट चैट हो जाए उसके बाद अपन पढ़ाई चालू कर सकते हैं। आज हमारा डे 3 है और आज मैं तुम्हें कुछ और अच्छा ज्ञान दूंगा यार। मैं चाहता हूं कि कंसेप्ट एक बार ऐसे बन जाए जितने भी लोग देख रहे हैं कि उसके बाद ना फिर कुछ सोचने को रहे ना। तो चलो भाई सबसे पहले तो सबको हाय हेलो कर लेते हैं। तो चलो यार जितने लोग आ गए हैं शुरू कर रहा हूँ मैं आज की क्लास सो दैट अपन मिलके आज काफ़ी सारे डिस्कशंस कर सकें। तो चलो यार शुरू करते हैं। कल तक अपन ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी, मतलब लास्ट क्लास तक बेसिकली कल का मेरा कहना है। तो आज कुछ नई चीज़ें करना चालू करते हैं। चलो भाई मॉडरेटर्स आपका भी काम शुरू होता है, एक्टिव रखिएगा चैट्स को जितने भी मॉडरेटर्स बने हुए हैं। शुरू किया जाए। तो यार आज जो मैं टॉपिक शेयर करने वाला हूं तुम सबसे वो बेसिकली होने वाला है रिलेटेड कि आखिर हम आगे की कहानी कैसे कर सकते हैं, आगे हमें क्या पढ़ना है। क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत सारी चीज़ें तो बता दी, हमने ट्रेडिंग किया, हमने पीएनएल किया, लेकिन अब क्या, अब ऐसा क्या किया जाए। मैं थोड़ा सा पीछे हो जाता हूँ, अजीब सा लग रहा है, नहीं मुझे यहाँ होना चाहिए। ओके अब मैं ठीक हूँ शायद, हाँ अब मैं अच्छा लग रहा हूँ। अभी ऐसा लग रहा था मैं बिल्कुल एकदम कोने में चला गया हूँ एकदम। आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि हमें ऐसी कौन कौन सी चीज़ें और याद रखनी है जिससे हमारे कंसेप्ट्स काफ़ी स्ट्रांग हो जाए। आज मैं बेसिकली बात करने वाला हूँ ऑपरेशंस की। तो सब लोग एक बार फटाफट हेडिंग डाल लो कि वी विल बी गोइंग टू टॉक अबाउट ऑपरेशंस। लिख लो एक बार, क्योंकि इसी के अराउंड मैं सारी कहानियां तुम लोगों को समझाऊंगा। तो यार ऑपरेशंस क्या होते हैं ये मैं लास्ट क्लासेस में भी एक्सप्लेन कर चुका। सो ऑपरेशंस अपने आप में होता है वो एक्टिविटी जो बिजनेस डे टू डे परफॉर्म करता है, यानी प्रोडक्शन। ये मैं आपको बहुत पहले बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। ऑपरेशंस का बेसिक मतलब जो हम अपने एजुकेशन में, मतलब हमारे कॉमर्स में डिफाइन करते हैं, वो प्रोडक्शन है।
नाउ इस प्रोडक्शन को आज मैं कैसे समझाने वाला हूँ। सी ये मैंने क्लासेस में डिस्कस किया है, लेकिन अगेन फ्रेश माइंड से अपन डिस्कस करते हैं। देयर आर एक्टिविटीज विच आर टर्म्ड एज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिकॉज दे आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन, बट देयर आर एक्टिविटीज विच आर नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एट ऑल। सो यहां पे हम बात करेंगे सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की, और फिर उसके बाद बात करना चालू करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की। बहुत ही गंदा लिखा है मैंने, बट ठीक है, तुम समझ जाना यार, मैं इसको क्या बेचारे को अच्छा करूंगा। तो चलो यार, ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का सीधा मतलब होता है एक बिजनेस के अंदर, यहाँ शुरुआत देख लो मैंने कहाँ से की थी, ठीक है। मैंने शुरुआत की थी ऑपरेशन से। ऑपरेशन मतलब मैं प्रोडक्शन से, यानी एक बिजनेस जो है वो अपने प्रोडक्शन की जो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ करता है, उसका सीधा सीधा कहना है कि वो एक्टिविटीज़ मेरी गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड है। जब तक गुड्स एंड सर्विसेज, क्या कर रहा हूँ मैं भगवान जाने। चलो यार, मैं अभी सर्विसेज का मैं तो उन लोगों को बताया नहीं था, तो मैं छोड़ता हूँ, वरना सर्विसेज में तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो सर्विसेज को अभी छोड़ के मैं सीधे गुड्स पे आता हूँ। मतलब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स से रिलेटेड है। कोई भी बिजनेस जो एक्टिविटी कर रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स से रिलेटेड है, वो उसका ऑपरेटिंग कहलाता है ना। उसके अंदर सर्विसेज को जोड़ सकते हो, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा कि सर्विसेज को नहीं जोड़ सकते, लेकिन अभी के लिए अपन गुड्स से रिलेटेड करते हैं, क्योंकि अपन पार्ले जी पे स्टिक कर रहे हैं। अपन को मालूम है ना, अपन को पार्ले जी के बारे में बात करना है, मतलब पार्ले जी के बारे में बात करना है। सो ऑपरेटिंग एक्टिविटी किसी भी बिजनेस की वो है जो गुड्स से रिलेटेड है। नाउ मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये जो एक्टिविटीज हैं या तो ऑपरेशन से डायरेक्टली रिलेटेड होती है या ऑपरेशन से इनडायरेक्टली रिलेटेड होती है। मतलब कुछ एक्टिविटीज ऐसी होंगी जो प्रोडक्शन में सीधे कंट्रीब्यूट करेंगी, जैसे फैक्ट्री पूरी की पूरी, वहां पे होने वाले पूरे काम। फैक्ट्री मैंने आपको सिखाया था, फैक्ट्री जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है। और अगर फैक्ट्री की बात ना करें, हम छोड़ दें फैक्ट्री को कि चलो भैया फैक्ट्री के बारे में बात नहीं कर रहे, तो जो इनडायरेक्ट है यानी वेयर हाउस और ऑफिस, वो पूरा का पूरा P&L में आता है। सीधी बात यह है, जो भी बिजनेस का ऑपरेशन है, जो भी एक बिजनेस काम करता है, या तो वो फैक्ट्री में काम करता है बिजनेस, या काम वेयर हाउस में होता है, या काम ऑफिस में होता है। तो जो भी काम फैक्ट्री में होगा वो प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड है, और फैक्ट्री में होने वाले काम को ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर डाला जाता है। जो भी काम इनडायरेक्टली प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब इट समहाउ कंट्रीब्यूट्स टू प्रोडक्शन, भले ही डायरेक्टली नहीं। जैसे वेयर हाउस सपोर्टिंग सर्विस होती है कि प्रोडक्शन जो होगा गुड्स का वो कहाँ रखा जाएगा, वेयर हाउस में। सारा लीगल एस्पेक्ट जो होता है या सारा जो टेक्निकल एस्पेक्ट होता है, जितना भी पेपर वर्क होता है, वो कहाँ किया जाता है, ऑफिस में। तो भैया डायरेक्टली में आ गई आपकी फैक्ट्री, और यहां पे आपके ऑफिस एंड वेयर हाउस आ गए आपके। अब मैं आपको कहानी पूरी समझाना चालू करता हूं। मैंने कहां से शुरू किया था, देखो भाई, मैंने जो शुरू किया वो ऑपरेशन से शुरू किया। लास्ट बार सब लोग एक बार देख लो, मैंने शुरू किया ऑपरेशन से, यानी एक बिजनेस का मेन ऑपरेशन क्या है, वो हुआ प्रोडक्शन। मैंने यहां पे प्रोडक्शन हेडिंग डाल दी कि एक बिजनेस कुछ करे ना करे, वो प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग तो करता है, यानी कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करता है। अगर उसके पास गुड्स हैं तो वो गुड्स मैन्युफैक्चर करेगा, सर्विस है तो सर्विस के लिए अपने स्टाफ को ट्रेन करेगा, यानी कुछ ना कुछ तो वो करेगा। नाउ प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी काम होगा वो कहलाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी इट इज कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रोडक्शन। नाउ कंट्रीब्यूशन, अगर प्रोडक्शन की बात की जाए, गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए, तो प्रोडक्शन में अगर कोई डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है तो वो हमारी फैक्ट्री होती है, जो मैंने यहां पे लिख रखी है। और फैक्ट्री के सारे आइटम ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आते हैं। मैंने ट्रेडिंग अकाउंट लिंक क्यों किया, क्योंकि आप पिछले साल 11th में पढ़ के आ रहे हो। नाउ ठीक है, फैक्ट्री में काम होता है, सारी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वेयर हाउस और ऑफिस का कोई यूज नहीं है, वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन वो इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जो आपके ऑफिस और वेयर हाउस हैं, क्योंकि वो इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूट करते हैं, वो P&L में आते हैं, बट हाँ दे स्टिल कंट्रीब्यूट टू प्रोडक्शन, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली। यानी हमें इससे क्या सीख मिलती है, तो भाई
आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, और जो मैं लिख रहा हूं वो आप मेरे साथ लिखोगे। ऐसे नहीं लिखते, दूसरी तरीके से लिखते हैं। तुम लोगों को दिख नहीं रहा होगा ना वहां पे। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर ऑफ टू टाइप्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज दो तरह की होती है, पहली हो जाती है डायरेक्ट और दूसरी हो जाती है इनडायरेक्ट। यानी इससे फाइनली मैं आपको बात बताने वाला हूं, एक्सपेंसेस जो होते हैं, लिख लेना भाई, मैं बार बार बोल रहा हूं लिख लेना, अगर लिखोगे नहीं तो दिक्कत में आ जाओगे। एक्सपेंसेस आपके दो तरह के होंगे, एक होगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस और दूसरा होगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। लिखो जल्दी से, एक्सपेंसेस आर ऑफ टू टाइप्स, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जल्दी लिखो, जल्दी से लिख लो। दैट एक्सपेंसेस आर ऑफ टू टाइप, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मेरा पहला सवाल तुम्हारे सामने ये आता है, सॉरी चिल्लाने के लिए सॉरी, मेरा ये सवाल है सबसे पहला कि आपको अगर मैं बोलता हूं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर द सेम एज डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, देखना मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कह रहा हूं भाई, आर द सेम एज डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या मैं सही बोल रहा हूं, यस और नो? जल्दी से मुझे बस इतनी सी कहानी बता दो। ये मैंने लिख दिया, ये मैंने तुम्हारे सामने रख दिया, अब मैं तुम्हारे ऊपर हूं कि भाई तुम मुझे बताओगे, इफ आई एम राइटिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस एज डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एज इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, यू हैव टू टेल मी, यू हैव टू टेल मी, am I correct or not? Tell me, hurry up. No sir. अच्छा ऐसा, यस ठीक है, कुछ लोग यस भी बोल रहे हैं भाई। जल्दी जल्दी बताओ भाई, क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो? नो नो, यस यस। अच्छा भाई, आने दो, सबका आंसर आने दो। काफी मिक्स्ड आंसर आए। ठीक है भाई, ठीक है, मैं देखते जा रहा हूं। तो इसका मैं फाइनल आंसर बताता हूं। इसका आंसर होगा यस, कि चाहे मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलूं, चाहे मैं डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोलूं, वो दोनों चीजें सेम ही है। नाउ मैं रीजन बता देता हूं उसका। मेरे भाइयों, एक बात तो बताओ जो मैं तुम लोगों से पूछना चाहता हूं। मैंने यहां पे सिंपली तुम्हें ऊपर लिख के बताया कि मैं बात कर रहा हूं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज दो पार्ट की है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वो दो पार्ट में इस तरह से डिवाइड होती हैं कि भैया, एक तो एक्टिविटी जो डायरेक्टली रिलेटेड है प्रोडक्शन में, जैसे अपने पापा की जॉब, घर में या कोई भी जॉब करने वाला प्राणी है, वो कमा के लेके आता है तो वो डायरेक्ट भागीदार है हमारे घर की इनकम में, जो भी अर्न करके लेके आ रहा है। लेकिन उसके साथ साथ जो घर में बाकी मेंबर्स काम करते हैं, घर की साफ सफाई रखना, घर में खाना बनाना, बच्चों को एजुकेट करना, ये सब, तो वो भी तो कहीं ना कहीं उस इनकम में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इनडायरेक्टली। क्योंकि अगर वो लोग फैमिली मेंबर्स सपोर्ट करना बंद कर दें, काम करना बंद कर दें, तो जो भैया कमा के लेके आ रहा है उस पर बर्डन कितना बढ़ जाएगा? क्या वो सारे काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ऐसा नहीं है। इसलिए पूरे प्रोडक्शन को, पूरी मैन्युफैक्चरिंग को, जो बिजनेस के अंदर पूरी मैन्युफैक्चरिंग होती है,
उसके अंदर दो एस्पेक्ट होते हैं। एक डायरेक्टली जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए आपके, जो मैन्युफैक्चरिंग में डायरेक्ट लगे हुए हैं, जो अगेन मैं बोलूंगा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आते हैं। और इनडायरेक्ट जो कि पूरे P&L में आते हैं खर्चे, यानी ये होते हैं आपके ऑफिस के और वेयर हाउस के। भैया ये खर्चे भी तो अपने खर्चे ही कहलाए, ये खर्चे नहीं होंगे तो कैसे बिजनेस चलेगा। तो ये जो खर्चे हो रहे हैं, चाहे वो डायरेक्ट खर्चे हो चाहे इनडायरेक्ट खर्चे हो, क्योंकि ये प्रोडक्शन पे खर्चे हो रहे हैं, तो ये कहलाए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब चाहे मैं उसे डायरेक्ट एक्सपेंस लिखूं या डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखूं, एक ही बात है, एक ही बात है। यही तो सिखाना है मुझे। अगर तुम लोगों को मैंने ये सिखा दिया तो भैया मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, जब मैं दिमाग चलाता हूं और मैं सोचता हूं कि यार ये डायरेक्ट एक्सपेंस कौन सा है, यार ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन सा है, तो मेरा दिमाग चलना चाहिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब क्या। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब है दे आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन, वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं, चाहे डायरेक्टली रिलेटेड कहलाएं चाहे इनडायरेक्टली रिलेटेड कहलाएं। तभी तो डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस या फिर इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो ऑपरेशन का ही खर्चा तो आएगा ही आएगा भाई। मेरे ख्याल से मैं क्लियर हूं, तो मैं आगे बढ़ता हूं। अच्छा वॉल्यूम कम लग रही है, मैं बढ़ा देता हूं, लेकिन तुम्हारे कानों में अगर चुभा तो तुम मेरे से मत बोलना कि चुभ क्यों रहा है भाई, मैं तो बढ़ा दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। यहां से मैंने बिल्कुल बढ़ा दी है, अगली बार चुभे तो मेरे को मत चिल्लाना फिर कि ऐसा कैसे हो रहा है, मेरे को बहुत तेज आवाज लग रही है। तो यहां से दूसरा कमाल आता है, ये तो मैंने तुम्हें बता दिया, मेरे ख्याल से ये सब तुमने लिख लिया होगा, मैं अब इसके आगे बता सकता हूं। तो फाइनली हमने सीखा कि यार एक्सपेंसेस के बारे में हम चल रही है, हमारी पूरी कहानी आज एक्सपेंसेस के बारे में चल रही है। तो एक्सपेंसेस जो हमारे हैं, ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे भाई, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मैं दो प्रकार से यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ। पहले हो गए आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखूं तो मैं लिख सकता हूं रिलेटेड टू प्रोडक्शन। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो खर्चा हुआ जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है। मैंने इसमें आपको बता ही दिया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दो प्रकार के हुए, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मैंने आपको यह भी बताया कि इसके एक और नाम है भाई, और वो कहलाता है डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस। मैं आपको यह भी सिखा चुका हूं। यहां तक जब कहानी क्लियर हो गई, सब लोग देख लो, मेरे ख्याल से सबको, यस वालों को पार्ले जी, सबको पार्ले जी एक एक, सबको पार्ले जी एक एक, यस जो भी जीत गया सबको एक एक पार्ले जी मिलेगा। तुम लोग जब अवार्ड सेरेमनी के लिए भी आओगे ना कि कॉमर्स बाबा से पास आउट करके तुम लोगों ने टॉप किया, तो मैं ट्रॉफी में भी तुम्हें पार्ले जी दूंगा। तुम देखो तो, पार्ले जी की ट्रॉफी, वो बच्चा है ना वो ऐसा वाला, मैं वही ट्रॉफी बना के तुम्हें गिफ्ट करूंगा। रुको तो तुम लोग। तो चलो आगे बढ़ते। यहां से आगे जब हम बढ़ेंगे तो एक्सपेंसेस में दूसरे आ जाते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब ये क्या बला हो गई भाई, छी ये बहुत गंदा बना। हाँ अब ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है, अगर तुम लोग को नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं इसको। हाँ भाई, तो ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारी नज़र में क्या है, आखिर ये क्या है ऐसे, या क्या डिफरेंट है, और क्यों मैं इतना पीछे पड़ा हुआ हूँ। 12th स्टार्ट करने पे ही मैं इन सब चीज़ों में लग गया कि बताओ 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 ये सब चीज़ें क्या होती है। तो भाई मेरी बात ध्यान से सुनना। खर्चे ये वो हैं जिनका प्रोडक्शन से लेना देना कुछ भी नहीं है, एंड बिलीव मी ये मैं तुम लोगों को पहले भी सिखा चुका हूँ, लेकिन आज फ्रेशन अप माइंड से मैं पूरी चीज़ें एक साथ उतार देना चाहता हूँ। तो चलो भाई, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं जिनका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन प्रोडक्शन से लेना देना इन द सेंस, ऑब्वियसली मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं तो मैं प्रोडक्शन की बात करूंगा, तो उनका बिजनेस और प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी वो खर्चे हुए। सो आज मैं अभी के लिए सिर्फ एक्सपेंसेस पे हूं। तो ये वो एक्सपेंसेस हो गए जिनका अगेन प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं था, बट फिर भी हम ये खर्चे करते चले आ रहे हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि इन खर्चों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मे बी सम और द अदर रीज़न। ठीक है भाई, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इसमें चालू होते हैं हम। सीधी बात है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब है यू आर एस्टेब्लिशिंग रिलेशन।
कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट किससे रिलेटेड है, ये किसी से रिलेटेड नहीं है। इफ दे आर नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ये खर्चे जब प्रोडक्शन से रिलेटेड ही नहीं है तो किस बात के डायरेक्ट एक्सपेंसेस, किस बात के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस? दे आर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अपने आप में ही क्लियर है, प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। मतलब सीधी बात है ना, तुमसे कोई पूछे, मतलब तुमसे कोई ऐसा पूछता है कि भैया आपका उनसे रिश्ता क्या है, आप बोलो अरे हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है, तो सामने वाला ये थोड़ा ना पूछेगा अच्छा डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई रिश्ता नहीं है, कोई सेंस ही नहीं बनता। तो अगेन इफ यू हैव नो रिलेशन देयर इज नथिंग लाइक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सो अगेन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसको मैं एरो हटा के सबसे पहले तो लिख रहा हूं ब्रैकेट में नो रिलेशन टू प्रोडक्शन। ये लिख दिया भाई मैंने। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब नो रिलेशन टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है भाई, ये वो होते हैं जिनका प्रोडक्शन से कोई लेना ही देना नहीं है, तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट बिल्कुल सही बोला। लीगल चार्जेस बिल्कुल सही बोला। उसके बाद क्या बोला था, इंटरेस्ट ऑन लोन, लिख लो भाई। मैं एक और बार फिर से समझा देता हूँ, बोर मत होना, 2 मिनट मेरी सुन लो बात, अच्छा लगेगा तुम्हें भी, और जिसके दिमाग में नहीं बैठा है फिर से बैठ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन आप लोन पे करते हो, उसका प्रोडक्शन से लेना देना कुछ नहीं है। अगर आपने इंटरेस्ट नहीं भरा है लोन पे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा आपके आउटपुट पे, आपकी सेल्स पे, कुछ भी नहीं, क्योंकि हर बार इंटरेस्ट ऑन लोन पुट करना ज़रूरी नहीं है। तो अगेन नो इफेक्ट ऑब्वियसली। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, एक पुराना एसेट आपके पास पड़ा हुआ था, मतलब सीधी बात ये वही हो गई कि तुम्हारे घर पे एक तुम्हारी बचपन की ट्राईसाइकिल जंग खाई हुई पड़ी थी, उसको बेच दिया तो तुम्हारी पढ़ाई पे क्या असर हुआ? कुछ नहीं। तो अल्टीमेटली कोई रीज़न नहीं है। उसके बाद लीगल चार्जेस, लीगल चार्जेस जो होते हैं वो टेक्निकलिटीज़ के लिए दिए जाते हैं, पेपर वर्क के लिए दिए जाते हैं। कोई केस हो गया, कोई इशू हो गया, वो अपना अलग चलता रहता है, लीगल चार्जेस वो अपने केस पे चलता रहता है, उसका प्रोडक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रोडक्शन में उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है कि भैया तुम मार्केट में गुड्स कैसे बेचोगे अगर तुम लीगल चार्जेस ही पे नहीं करोगे, तो ऐसा नहीं है। लीगल चार्जेस अपना अलग मुकदमा चल रहा है, अपना बिकता रहता है ये सामान। बैड डेट भी मैं समझा दूंगा, बैड डेट भी मैं बता देता हूँ। बैड डेट ये होता है भाई, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है बैड डेट। बैड डेट जो होता है वो ऑपरेटिंग में क्यों आता है? बिकॉज आपके बैड डेट मतलब जो गुड्स का पैसा आपका डूबा है, तो गुड्स जो होते हैं वो प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं, इसलिए बैड डेट को ऑपरेटिंग में लिया जाता है। तो चलो यार आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आगे जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, एक बार पहले रिवीजन करवाऊंगा, उसके बाद अब मुझे 2 मिनट देना, क्योंकि तुम मेरे साथ रिवाइज करोगे, उसके बाद कोई डाउट, अपन सब चिल आउट होकर डाउट क्लियर कर ही रहे, लेकिन एक बार थोड़ा सा मेरे साथ डिस्कस कर लो यार। तो यार मैंने एक्सपेंसेस के बारे में बताया। एक्सपेंसेस होते हैं या तो ऑपरेटिंग, या तो प्रोडक्शन से रिलेटेड होंगे, या तो नहीं होंगे। जैसे या तो तुम्हें बाहर घूमने जाना है या तो नहीं जाना है, लट पड़ रहे हैं बाहर तो नहीं जाना है, ठीक है। तो ऐसे ही एक्सपेंसेस भी होते हैं, या तो प्रोडक्शन से रिलेटेड होंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होते भी हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं, या तो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड होंगे या तो इनडायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड होंगे। ये हमारा पहला कंसेप्ट बन गया। फिर मैंने तुम्हें बताया भी है, जो प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड होंगे वो डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं, और जो प्रोडक्शन से इनडायरेक्टली रिलेटेड होंगे वो इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं। जो डायरेक्ट होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आते हैं, और जो इनडायरेक्ट होते हैं वो P&L अकाउंट के अंदर आते हैं। ये हमारा एक्सपेंसेस का एक बेस बन गया। अब मैं आपको इसके आगे नेक्स्ट चीज बताने वाला हूं, जिसमें हम बात करेंगे कैश एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस के बारे में। चलो नेक्स्ट चीज, एक तो ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग हो गया, और एक अब होगा हमारा कैश और नॉन कैश। वैसे भी मैं कोक वोक पीता नहीं हूं, आई जस्ट हेट कोक, मुझे पीने मजा ही नहीं आता, मैं कोक वोक पीते ही नहीं हूं, सीधी बात ये है। तो अब बात करेंगे कैश और नॉन कैश एक्सपेंसेस की। हाँ सीधी बात है। अब मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूं। ट्रेडिंग अकाउंट जो है ना, तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट, यहां साइड में लिख रहा हूं मैं, जो तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो तुम्हारा होता है सिर्फ डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए। लिखो सब लोग, जो तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट होगा उसके अंदर सिर्फ डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आएंगे।
ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर लिख लो एक बार जल्दी से। ठीक है, लिख लिया। P&L कहलाता है तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डंपिंग ग्राउंड। डंपिंग ग्राउंड का मतलब है ट्रेडिंग के अंदर तुमने डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ले लिया, अब प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ऑल अदर एक्सपेंसेस, यानी ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर तो क्लियर है कि डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आएंगे, जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड डायरेक्टली है वो तुमने लिख दिया तुम्हारे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। तो P&L के अंदर ऑल अदर एक्सपेंसेस, डंपिंग ग्राउंड, कैसा भी खर्चा हो, कैसा भी कुछ भी खर्चा हो, बुरे से बुरा, अजीब से अजीब, सुनने में ही अजीब लगता है। भैया ऑफिस में दीमक लग गई, पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करा गया, किसके अंदर आएगा? P&L के अंदर। यानी P&L ऑल अदर एक्सपेंसेस, मैं लिख देता हूं यहां पे आगे भी, चाहे वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो, सेकंड चाहे वो इनडायरेक्ट जो मैंने सिखाया था ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो, चाहे एनी अदर भी लिख देता हूं, और कोई भी हो जो मैं अभी तुम्हें सिखाने वाला हूं कैश और नॉन कैश एक्सपेंसेस के बारे में, चाहे और कोई भी खर्चा हो, वो सब P&L में आएगा। ट्रेडिंग का याद रखना पड़ेगा तुम्हें भाई लोग, ट्रेडिंग में सिर्फ डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आते हैं। और कृपया करके ध्यान देना, जब मैं ये चीज़ें सिखा रहा हूं तो तुम्हें बहुत अच्छे से इनको लिखना है, क्योंकि अगर तुमसे फिर उसके बाद रेशियोज नहीं बना और कैश फ्लो नहीं बना तो भाई फिर मेरी गलती नहीं है, क्योंकि मैंने तो बहुत टाइम दिया है, बहुत ज़्यादा टाइम दिया है तुम्हारे कंसेप्ट्स एकदम एकदम ऑसम करने के लिए। तो यार देख लो, अब तुम लिख लो जल्दी से भाई। तो जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा लिखते चलो। P&L के अंदर सारे खर्चे, कोई तुमसे पूछता है ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सा खर्चा आया, तो तुम फटाफट बता दो कि भैया बाबा जी ने बताया कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सिर्फ डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, नो मैटर व्हाट, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। एंड वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द एक्सपेंसेस ओनली, जस्ट द एक्सपेंसेस। तब आ जाते हैं कैश और नॉन कैश एक्सपेंसेस पे भाई। कैश एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि आप पे करते हो कैश में, यानी पेड इन कैश। फिर आते हैं नॉन कैश एक्सपेंसेस पे, तो आप उसको लिखोगे चार्ज्ड बट नॉट पेड। ये जो नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं ना, ये आप चार्ज तो करते हो लेकिन कभी पे नहीं करते यार। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो भाई, नॉन कैश एक्सपेंसेस के अंदर होगा क्या, आप ये दिखाओगे बुक्स में कि ये खर्चा तो है, इसका हमें सेटबैक तो लग रहा है, लेकिन हमने कभी इसको पे नहीं किया। जैसे किराने का पैसा किराना वाले को पे करके आ जाते हो, ठीक है, पेट्रोल का पैसा पेट्रोल वाले को पे करके आ जाते हो, रॉ मटेरियल खरीदे रॉ मटेरियल वाले को पे करके आ गए। अब भैया डेप्रिसिएशन किसको पे करोगे? कभी तुमने चलते फिरते देखा है, कभी घर की छत पे खड़े होकर आवाज लगाई, ओ भाई डेप्रिसिएशन इधर आ? जस्ट नॉट पॉसिबल ना यार। डेप्रिसिएशन इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग और नॉट इवन एन एंटिटी भी नहीं है ना भाई, तो डेप्रिसिएशन तो किसी को पे नहीं करते। तो चार्ज बट नॉट पेड में पहला आता है डेप्रिसिएशन। हमारी भारत सरकार, ध्यान से सुन लेना ये चीज, क्योंकि सुनोगे नहीं तो कोई और बताएगा नहीं। हमारी भारत सरकार का कहना है कि कंपनियां इतनी मेहनत कर रही हैं, बड़े बड़े एसेट्स में पैसा लगाती हैं, वो एसेट्स खरीदती हैं, फिर प्रोडक्शन करती हैं और वो फिर प्रोडक्शन को मार्केट में बेचती हैं। लेकिन जब कंपनी कोई करोड़ों का एक एसेट खरीदती है जिससे उसको प्रोडक्शन करना है, तो उस कंपनी ने उसमें बहुत सारा पैसा लगाया होता है और हम उस कंपनी का दर्द समझ सकते हैं। इसलिए कंपनी हर साल जब उस एसेट को प्रोडक्शन में यूज करती है, तो जितनी भी वैल्यू डेप्रिशिएट होती है उस मशीन की, फॉर एग्जाम्पल भारत सरकार ने कहा एक कंपनी से, यार तुमने 5 लाख की मशीन खरीदी, मेरे को इसको समझाना पड़ेगा, ये कंपनी और भारत सरकार यानी हमारे मोदी जी में बात चल रही है, याद रखना। मोदी सरकार ने बोला यार तुमने 5 लाख की एक मशीन खरीदी है, तुम बोल रहे हो उसको 10 साल यूज करोगे, 10 ईयर्स तक। हमने बोला जी सरकार आप तो सही बोल रहे हैं। तो मोदी सरकार ने बोला लेकिन 10 साल बाद तो ये मशीन की वैल्यू 0 हो जाएगी, फिर क्या करोगे? तो फिर कंपनी ने बोला कि मोदी जी फिर तो हमें नई मशीन खरीदनी पड़ेगी। मोदी सरकार दुविधा में फंस गई, बोली इतना पैसा कहां से लेके आओगे तुम इकट्ठा एकदम से? मोदी सरकार टेंशन में आ गई। अब ये तो 5 लाख में बहुत छोटा फिगर बता रहा हूं, मान लो 500 करोड़ की मशीन होती तो कंपनी क्या एकदम से पैसा लेके आ सकती? बिल्कुल नहीं यार, एकदम से पैसा कहां से आ जाएगा? तो मोदी सरकार बहुत टेंशन में आ गई।
मोदी सरकार सोचने लगी यार ये एकदम से पैसा कैसे लेके आएगा 10 साल बाद, ये तो मशीन 10 साल में थोड़ी थोड़ी करके ज़ीरो हो जाएगी। तो मोदी सरकार ने पूछा अच्छा बताओ हर साल किस हिसाब से यूज़ करोगे, डेप्रिसिएशन कितना लगाओगे? आपने बोला 10%। अब 10% कर करके ये तुम्हारा 10 साल में ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है भाई, मोदी सरकार को तुमने समझा दिया। तो मोदी सरकार ने बोला अच्छा ये जो तुम 10% डेप लगा रहे हो ना, यानी 5 लाख का 10% हर साल का बनता है 50,000। ठीक है भाई, मोदी सरकार ने बोला कि तुम जो हर साल मशीन की वैल्यू 50,000 रुपीज से कम कर रहे हो ना, पहले तो ये बताओ वो क्यों कर रहे हो? मैंने बोला भैया मैं प्रोडक्शन करूंगा उस मशीन से, जब मशीन प्रोडक्शन में आएगी काम करेगी तो मशीन की तो हालत खराब होगी ना, तो हर साल 50,000 रुपए से कम होती जाएगी, मतलब हर साल 50,000 रुपए से डेप्रिशिएट होती चली जाएगी, मशीन कम होती चली जाएगी मेरी वैल्यू। तो मोदी सरकार ने बोला ठीक है भाई तू सुन, अब बात ध्यान से सुन। मोदी सरकार बोल रही है जो हर साल तुम्हारी मशीन की वैल्यू 50,000 से कम हो रही है तुम उसको एज एन एक्सपेंस दिखा सकते हो। ये मोदी सरकार ने परमिट किया है कंपनी को कि दिखाओ उसे तुम के वो खर्चा है, और जितना भी खर्चा तुम उस मशीन का माइनस करोगे उतने में हम तुम्हें उतने पैसे का टैक्स बेनिफिट दे देंगे। ये मोदी सरकार ने प्रॉमिस कर दिया कंपनी से कि जितना डेप्रिसिएशन तुम लगाओगे उतना तुम्हें टैक्स में बेनिफिट मिलेगा। ये कहानी हमने पता है क्यों पढ़ी? ताकि तुम्हें यह पता चल सके कि डेप्रिसिएशन लगाने का लॉजिक क्या होता है, डेप्रिसिएशन माइनस क्यों करते हैं जब वो खर्चा है ही नहीं, जब हम किसी को पे ही नहीं कर रहे, तो व्हाई द हेल वी आर डिडक्टिंग द एक्सपेंस? यू हैव टू हैव अ लॉजिक ना बडी, कोई लॉजिक तो हो कि खर्चा एवं ही माइनस कर दिया, ऐसे तो मैं कुछ भी माइनस कर दूं, ऐसे तो मैंने सांस ली मेरा भी जीवन काल कम हुआ मैंने उसको भी माइनस कर दिया। नहीं भाई ऐसा नहीं होता, यहां पे कंपनी की बात चल रही है। चाय पी रहा हूं मैं क्योंकि कोक तो मैं वैसे भी नहीं पीता। तो भाई मोदी सरकार ने बोला कि अगर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, मतलब अगर कोई कंपनी डेप्रिसिएशन चार्ज करती है तो उसको उतना टैक्स बेनिफिट दिया जाएगा अगर वो डेप्रिसिएशन का खर्चा माइनस करती है तो, इसलिए अधिकतर कंपनियां डेप्रिसिएशन माइनस करती हैं। अब काफी लोग पूछ रहे होंगे बाबा जी इसका मतलब क्या हुआ? तो सुनो भाई, मान लो तुम्हारी इनकम हो रही थी 1 लाख रुपए, ठीक है, तो पहले तुम्हें टैक्स भरना पड़ रहा था 1 लाख रुपए पे, जो भी था, मान लो 30% था, टैक्स का रेट 30% का था, तो तुम्हें 1 लाख पे 30% यानी 30,000 रुपए टैक्स पे करना पड़ रहा था। लेकिन तुमने चालाकी चली, मोदी जी की बात याद आ गई और तुमने उसमें से हर साल के हिसाब से पहले साल का डेप माइनस कर दिया 50,000, तो तुम्हारी इनकम बची सिर्फ 50,000 रुपए। अब जब तुम 50,000 का 30% निकालोगे ना, तो वो सिर्फ 15,000 रुपए का तुम्हारा टैक्स आएगा। ये टैक्स में फ़ायदा मिलता है। पहले तुम टैक्स भर रहे थे 50,000 अगर तुम डेप माइनस नहीं कर रहे थे, 50,000 नहीं, सॉरी 30,000 रुपये। अगर अपन 1 लाख पे प्योर वैल्यू पे अगर अपन टैक्स निकालते 30% का, तो पहले टाइम पे आप पे कर रहे थे 30,000 रुपीज़ का टैक्स। लेकिन क्योंकि आपने फिर उसमें से ये डेप माइनस कर दिया, ये डेप्रिसिएशन आपने माइनस किया 50,000 का, तो आपकी इनकम सिर्फ बची 50,000 रुपीज़ की। तो आपने उस पर जब 30% निकाला 50,000 पे, तो 15,000 का सीधे सीधे टैक्स निकल के आया। यानी जो पहले आपका 30,000 का टैक्स था वो अब आधा होके सिर्फ 15,000 रुपये का टैक्स रह गया। तो भाई इसलिए हम नॉन कैश आइटम्स को लेते हैं जब बात आती है एक्सपेंसेस की। नॉन कैश एक्सपेंसेस को लिया जाता है। डेप्रिसिएशन इज टैक्स डिडक्टेबल। सेम गोज विथ डेप्रिसिएशन के बाद यहाँ पे सेम गोज विथ लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। कभी भी लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट आपको कैश में नहीं होता है, ये बात हमेशा याद रखना। ये चीज याद रखना, लॉसेस कभी कैश में नहीं होते हैं। लॉसेस जस्ट मीन कि जो आप पैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे आपको उससे कम मिला है, दैट मीन्स कैश का खर्चा नहीं हुआ वो, या कैश का एक्सपेंस नहीं हुआ। कैश एक्सपेंस होता है जब आप कोई चीज खरीद के लाते हो एंड फॉर दैट यू हैव टू पे द कैश। लॉस इज नथिंग, मटीरियल नहीं है वो जिसके अगेंस्ट में आपको हो रहा है, तो इसलिए वो लॉस जो होता है नॉन कैश आइटम कहलाता है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो डेप्रिसिएशन एंड लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट जो होते हैं वो चार्ज तो किए जाते हैं, वो एक्सपेंस जैसे तो दिखाए जाते हैं, बट उनको कभी पे नहीं किया जाता। कैश एक्सपेंस तो आप जानते हो, सैलरीज हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, उसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं जो खर्चे होते हैं। मैं क्या क्या बताऊँ, मैनेजर कमीशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रेंट हो गया,
और ना जाने क्या क्या लीगल चार्जेस वगैरह वगैरह हो गए, सारी चीज़ें कैश में पे की जाती हैं। लेकिन नॉन कैश मैंने आपको बता दिया, जनरली आपको हाईलाइटेड 2 ही याद रखने हैं, एक हो गया डेप्रिसिएशन, एक हो गया लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। नाउ क्या आपको समझ में आई ये टेक्निकलिटी? अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है, यस टाइप कर दो वहां पे जल्दी से। साक्षी, टैक्स बेनिफिट कैसे हुआ? मैंने साक्षी अभी समझाया था, मैं फिर भी कोई बात नहीं, मैं एक और बार तुम लोगों को समझा देता हूं उसमें टैक्स बेनिफिट कैसे मिलता है। साक्षी यार मेरी इनकम हुई थी, ध्यान देना यार, 10 लाख रुपए की, ठीक है। अगर मैं इस पे ही टैक्स निकालता हूं 30% का, तो मुझे 10 लाख का 30% यानी 3 लाख रुपए यार टैक्स पे करना पड़ता। साक्षी ये लिखा मैंने रुपीस, मैंने कुछ नहीं किया, जो मेरी इनकम थी 10 लाख रुपए की, मैंने उसी का 30% निकाल दिया, तो वो 3 लाख रुपए आया। अब मैंने 3 लाख रुपए माइनस किया, तो मेरे पास बेचारा प्रॉफिट बचा हुआ 7 लाख रुपए बचा। ये तो पहला सिचुएशन हो गया, पहला सिनेरियो हो गया। अब दूसरा सिनेरियो, मेरी इनकम हुई अगेन 10 लाख रुपए यार साक्षी, ठीक है। टैक्स अभी भी 30% चार्जेबल है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ @30% का टैक्स है। लेकिन भारत सरकार ने बोला था कि हम आपको नॉन कैश आइटम का बेनिफिट देंगे, तो मैंने डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपए सपोजिंगली माइनस कर दिया कि मैं हर साल 1 लाख रुपए डेप चार्ज करता हूँ, हाइपोथेटिकली मान लेते हैं, ठीक है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ, मैं इमेजिनेशन में मान रहा हूँ कि हर साल 1 लाख रुपए का मैं डेप चार्ज करता हूँ। और मैंने एक मशीन बेची थी जिसमें मुझे बेचने में लॉस हो गया था 1 लाख रुपए का, तो मेरे पास जो पैसा बचा था यार वो 8 लाख रुपए बचा था। तो मैंने सरकार को बताया कि भैया मेरी इनकम तो 8 लाख रुपए ही हुई है, 10 लाख में से मैंने डेप भी माइनस किया, लॉस भी, तो अब मुझे जो टैक्स है ना 30% वो 8 लाख रुपए पे देना पड़ेगा। यानी मेरा जो टैक्स बनता है वो 2,40,000 का टैक्स बनता है। पहले मैं टैक्स पे कर रहा था 3 लाख रुपए का, ध्यान से देखो, और अब मुझे जो टैक्स पे करना पड़ रहा है वो 2,40,000 का है, यानी ऑलमोस्ट मुझे 60,000 रुपीज का टैक्स कम पे करना पड़ रहा है। कृपया करके अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, बाकी सबको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। बिकॉज पार्टनर्स कैन विड्रॉ रेंट एंड इंटरेस्ट। सबसे पहली बात तो रेंट इज अ चार्ज एंड वॉट एवर इज अ चार्ज दैट इज बीइंग पेड इन कैश नो मैटर वॉट, ठीक है डेजी। वॉट एवर रेंट इज बीइंग पेड टू अ पार्टनर दैट इज अ चार्ज ऑन पार्टनरशिप फर्म एंड इट हैज़ टू बी पेड इन कैश नो मैटर वॉट। ऐसा नहीं होगा कि तुम अपने पार्टनर के पास जाओगे और उससे बोलोगे अरे भाई तू क्या करेगा, तूने अपना घर जो दे रखा है हमें उस पर रेंट लेके क्या करेगा, छोड़ यार, हमने समझ लिया रेंट हमें मिल गया। ऐसा थोड़ा ना होता है। तुमने अपना घर दे रखा है, अपनी बिल्डिंग दे रखी है किसी को यूज़ में, भले ही वो तुम्हारे पार्टनर से क्यों ना हो, यू विल एक्सपेक्ट कि तुम्हें उसके बदले में कैश मिले, क्योंकि अगर तुम किसी और को देते, थर्ड पार्टी को देते, तो तुम्हें भरमार करके पैसा मिल रहा होता। सो ऐसा नहीं होता कि कैश ही ना मिले। रेंट, हाउ कैन इट हैपन दैट यू आर नॉट रिसीविंग रेंट इन कैश? तुमने कोई घर बनाया, अच्छा सा बिल्डिंग बनाई, 2 करोड़ रुपए की बिल्डिंग खड़ी की, एंड उसका हर महीने का किराया 5 लाख रुपए, तो क्या ऐसा हो सकता है कि रेंट नॉन कैश ही बन जाए? तुमने बिल्डिंग खड़ी कर दी, बना दी, उसमें किराएदार भी आ गए, लेकिन तुम्हें रेंट जो है वो नॉन कैश मिल रहा है? पॉसिबल ही नहीं है। सचियार क्या समझ में नहीं आया टैक्स बेनिफिट? टैक्स बेनिफिट सचियार बस इतना हुआ कि पहले इनकम ज्यादा थी तो टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा था। ध्यान दो यहाँ पे, जो मैं यहाँ पे तुम्हें हाईलाइट करके दिखा रहा हूं कि पहले इनकम जो थी वो 10 लाख रुपए थी, ठीक है भाई, ये देख लो, ध्यान से देख लो, 10 लाख रुपए की इनकम थी। 10 लाख रुपए की इनकम थी, जब 10 लाख का टैक्स 30% निकाल रहा था तो टैक्स 3 लाख रुपए आ रहा था। अब मैंने क्या किया, उसी 10 लाख रुपए से डेप का एक्सपेंस माइनस किया और लॉस का खर्चा माइनस किया, जो कि दोनों अपने आप में नॉन कैश खर्चे हैं। इन खर्चों को और माइनस करने के कारण, क्योंकि रेगुलर खर्चे तो माइनस हो ही रहे थे, ये और एडिशनल खर्चे माइनस करने के कारण मेरी इनकम अब कम हो गई। इनकम कम हो गई तो उस पर लगने वाला टैक्स भी अब कम लगेगा, नेचुरल चीज है। पहले क्या था, पहले इनकम मेरी ज्यादा थी, 10 लाख थी, अब 10 लाख की जगह मेरी इनकम बस 8 लाख ही बच रही है। इनकम ज्यादा, टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा। इनकम कम शो करोगे, टैक्स भी कम पे करना पड़ेगा। तो डेप और लॉस के कारण जो आपको किसी को देना नहीं है, वो पैसा आपकी जेब में ही है, लेकिन आपने शो किया तो उससे आपकी इनकम कंपैरेटिवली कम शो हो रही है। अब पहले जब आप डेप माइनस नहीं कर रहे थे, आप लॉस माइनस नहीं कर रहे थे, तो आपकी इनकम आपको सीधे सीधे 10 लाख रुपए दिख रही थी। लेकिन जैसे ही आपने डेप और लॉस माइनस किया तो आपने सरकार को दिखाया भोले बनते हुए, ये पैसा तुम्हारे पास ही है, दोनों डेप और लॉस का तुम्हारी जेब में रखा है, लेकिन तुमने भोले बनते हुए दिखाया, देखो हमारा तो डेप भी लग गया, हमारा तो लॉस भी लग गया, हमारी तो इनकम बस 8 ही लाख रुपए बची है, हम तो टैक्स इसी पे दे पाएंगे। सरकार ने बोला ठीक है भाई, तू दे दे, इसी पे टैक्स दे दे, इनकम कम है। जब 30% टैक्स निकाला तो उसका टैक्स भी कम आया। पहले टैक्स आ रहा था यार, देखो भाई 3 लाख रुपए का टैक्स, अब टैक्स आ रहा है सिर्फ 2,40,000 का, क्योंकि इनकम कम दिखा रहे हैं।
मेरे ख्याल से अब सबको समझ में आ गया होगा। इट इज लीगल टू अंडरमाइन योर प्रॉफिट, यस इट इज लीगल, बिकॉज आप सारी चीजें ऑन पेपर शो कर रहे हो और सरकार खुद ये बेनिफिट आपको दे रही है, क्योंकि सरकार भी जानती है कि अगर आप ये डेप्थ नहीं लगाओगे तो आप पैसा इकट्ठा नहीं कर पाओगे और आपका कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा, तो आगे चल के आप कभी मशीन नहीं खरीद पाओगे। तो मैं इसका लिंक भी जोड़ देता हूं ताकि तुम लोग को और खुशी हो जाए और लगे यार कि बाबा जी ने कुछ अच्छा अचीवमेंट बताया। तो सबसे पहले यस और नो लिखो, वो मोदी सरकार वाली बातचीत तुम लोग को याद है या नहीं, जल्दी बताओ, यस और नो। मोदी सरकार वाली बात याद है या नहीं, यस और नो, जल्दी 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 जल्दी। ओके डन, ठीक है। तो मोदी सरकार से जब बात हुई तो मोदी सरकार ने बोला आप हर साल 50,000 रुपये बचा सकते हो, ये मोदी सरकार ने बोला। हमने मोदी सरकार से बोला था ये मशीन हमारी 10 साल तक चलने वाली है, आपने हर साल 50,000 रुपीज के नाम का डेप्रिसिएशन चार्ज किया, और वो डेप्रिसिएशन जो था वो आप बचाते चले गए, ठीक है। वो आपके पास डेप्रिसिएशन बचता चला गया हर साल का 50,000 रुपए, क्योंकि मैंने आपको बताया आप ये चार्ज तो कर रहे हो, आप ये प्रॉफिट में से माइनस तो कर रहे हो। सोचो ना, लॉजिकली सोचो, तुमने डेप्रिसिएशन का 50,000 रुपए माइनस तो कर दिया प्रॉफिट से, लेकिन अगर तुमने पे ही नहीं किया उस डेप्रिसिएशन को, मेरी बात ध्यान से सुनना बहुत, इफ यू हैवंट पेड दैट डेप्रिसिएशन व्हाट द हेल हैपेंड विद द प्रॉफिट। मेरा ये पूछना है, तुमने 5 लाख का प्रॉफिट दिखाया था, ठीक है, करेक्ट। तुमने उसमें से माइनस कर दिया था डेप्रिसिएशन 50,000 रुपीज का, तो तुम्हारे पास प्रॉफिट बचा था 4,50,000 रुपीज का। ये मैं हाइपोथेटिकली ले रहा हूं, इमेजिनेशन में ले रहा हूं। 5 लाख का प्रॉफिट था, तुमने दिखाया कि भैया हमें तो डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ता है, तुमने डेप माइनस किया 50,000 रुपीज का, तुम्हारे पास प्रॉफिट बचा सिर्फ 4,50,000 रुपीज का, और तुमने उस पर @30% का टैक्स माइनस कर दिया। मेरा ये बोलना है जो तुमने 50,000 का डेप माइनस किया, ये 50,000 का जो डेप माइनस किया तुमने, ये एक्चुअल में जब तुमने किसी को पे ही नहीं किया तो ये पैसा गया कहां? प्रॉफिट तो 5 लाख का हुआ था ना, हार्ड कैश प्रॉफिट 5 लाख का था, उसमें से 50,000 तुमने लिया, निकाल के अलग रख दिया, बचे हुए पे टैक्स पे कर दिया। मैं बस इतना पूछ रहा हूं उस पैसे का क्या हुआ? उस पैसे को तुम अलग से जमा करके रखोगे, जो तुम्हारा डेप हर साल तुम लगा रहे हो ना, उसे एक कोने में जमा करके रखोगे, क्योंकि तुम उसे 10 साल तक जोड़ोगे। यहां पे ध्यान से देखते जाना, जो भी हर साल डेप तुम 50,000 करके चार्ज करते रहोगे हर साल, वो जो पैसा तुम प्रॉफिट से डेप के नाम पे बचा रहे होगे, वो 10 साल तक तुम एक जगह पे जमा करते रहोगे। और जिस जगह पे तुम उस पैसे को जमा करते हो उसको अंग्रेजी में बोला जाता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। यहां पे तुम इस पैसे को हमने हटा के रख लिया ना, तो वो कहां हटा के रखा होगा, उस जगह का कोई नाम भी होना चाहिए, क्योंकि आप हटा के हर कहीं नहीं रख सकते उस पैसे को। कि आपने सोचा कि चलो भाई कहीं भी पटक देते हैं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अकाउंटिंग कर रहे हैं हम, तो हमें कहीं ना कहीं तो उस पैसे को रखना पड़ेगा। तो वो पैसा हर साल हमने 50,000 करके अलग से निकाला, प्रॉफिट में से काटते चले गए, उसको हमने जहां रखा वो कहलाया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, या एक और नाम से जाना जाता है जो कुछ लोग वहां पे यहाँ पे बोल भी रहे हैं, डेप्रिसिएशन रिजर्व। किसने बोला था रिजर्व? कहाँ पे गया? किसी ने बोला था रिजर्व, आई होप डिलीट कर दिया मेरे ख्याल से। डेप्रिसिएशन रिजर्व या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जो भी तुम बोलना चाहो बोल लो। यहाँ पे उसको जमा करके रखा जाता है 10 साल तक। जब आप जमा करोगे 50,000 करके, तो 10 साल में आपका पूरा पैसा हो जाएगा जमा होके 5 लाख रुपए वापस। और ये जो पैसा आपके पास जमा रहेगा ना, इस पैसे से थोड़ा और पैसा इसमें मिला के आप एक नई मशीन खरीद सकते हो। दैट इज द रीजन सरकार आपको अलाउ करती है कि आप ये पैसा जोड़ सको। ये पैसा जोड़ लो और टैक्स में डिडक्शन भी पा लो इससे। जो मैंने बोला था ना कि प्रॉफिट में से माइनस कर देते हैं इसको, तो सरकार ने क्यों अलाउ किया कि तुम उसे प्रॉफिट में से माइनस करो? ताकि तुम्हारी बीइंग अ कंपनी पैसा जोड़ने की आदत बने। अगर एज अ कंपनी तुम पैसा जोड़ते जाओगे तो डाउन द लेन आने वाले 5-10 साल में उस जुड़े हुए पैसे से तुम एक नई मशीनरी अफोर्ड कर पाओगे, एक नई मशीनरी खरीद पाओगे। अगर ऐसा नहीं करते तो मेरे ख्याल से मे भी शायद तुम कभी एक मशीन नहीं खरीद पाते।
आई होप क्लियर है। अगर हाँ तो जल्दी से मुझे बता दो। कंसेप्ट कैसे क्लियर हो रहे, धांसू या नहीं, ये बता दो बस तुम तो। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके ओके डन, थैंक यू सो मच, क्लियर है। अ, आगे मैं बढ़ सकता हूं। मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि मैंने आखिरकार एक्सपेंसेस को कैसे कैसे डिफ्रेंशिएट कर दिया है, क्योंकि अब मैं कुछ चीज़ें तुमसे बात करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे बाप रे बाप, बाप रे बाप, बहुत ही गंदा लिखा है, बहुत ही गंदा लिखा है। रुको एक मिनट। हाँ, मैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन को लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट को लिख रहा हूँ। ये तुम्हें दिखेगा नहीं लॉस ऑन सेल, पहले डेप्रिसिएशन की बात कर लेते हैं, उसके जस्ट नीचे मैं लॉस को लिख देता हूँ। चलो ठीक है, ध्यान देना और जो मैं बताऊं उसको बहुत आराम से सुनना, क्योंकि यहां अगर तुमने 2 मिनट फोकस कर लिया तो याद रखना मैं तुम वो चीज़ सीखने वाले हो जिसमें बोर्ड्स में 99.9% बच्चे एक एक 2-2 मार्क्स खो के आते हैं। एंड आई हैव, बिलीव मी, आई हैव सीन दोज स्टूडेंट्स जिनके 98 अकाउंट्स में आए थे और वो इसी गलती के कारण 1 मार्क्स से रह गए थे, 2 मार्क्स से रह गए थे। डेप्रिसिएशन ऑब्वियसली मैं तुम्हें सिखा चुका हूं कि अपने आप में डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है। मतलब डेप्रिसिएशन तुम्हें किसी को पे नहीं करना पड़ता है, ये मैंने सिखा दिया है। लेकिन डेप्रिसिएशन या एक मशीन डेप्रिशिएट होती ही क्यों है, उसका भी मैंने तुम्हें रीज़न दिया था। डेप्रिसिएशन होने का रीज़न है क्योंकि एक मशीन को आप रेगुलरली प्रोडक्शन में यूज़ करते हो, यानी डेप्रिसिएशन से होने वाला खर्चा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग खर्चा है। और ऑपरेटिंग खर्चा क्यों है? अगेन क्योंकि आपने मशीन को प्रोडक्शन में यूज़ किया है। तो डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है लेकिन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा कहलाता है पहला सितारा कि डेप्रिसिएशन इन इटसेल्फ इज अ नॉन कैश एक्सपेंस बिकॉज यू डोंट हैव टू पे इट इन कैश। तुम कभी उसको कैश में किसी बाहर वाले को जाके नहीं पे करते हो, बट एट द सेम टाइम इट इज़ एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग क्यों है? क्योंकि अगेन इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन। डेप्रिसिएशन लगता क्यों है? बिकॉज दैट मशीन, जो मशीन है वो प्रोडक्शन में यूज हुई है, इसलिए उसकी वैल्यू कम हुई है, इसलिए उस पर डेप्रिसिएशन लगा है। नाउ कम्स टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स की बात कर लेते हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट अपने आप में एक नॉन कैश एक्सपेंस है, क्योंकि आपको लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट भी किसी को पे नहीं करना है, लेकिन ये एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्यों है? क्योंकि लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, अगर आपको कोई पुराना एसेट बेचते हुए, कोई स्क्रैप एसेट बेचते हुए लॉस हो जाता है, उससे प्रोडक्शन का कोई लेना देना नहीं है। वो पुरानी मशीन थी, अकेले एक भंगार, मतलब सीधी बात है, कबाड़ में पड़ी हुई थी, दूर कोने में कहीं पड़ी हुई थी, तुमने उठाई बेच दी, तुम्हें थोड़ा सा नुकसान हो गया, उससे तुम्हारे प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट का प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। एट द सेम टाइम तुमने लॉस कैश में पे नहीं किया किसी को ले जाके, तो वो नॉन कैश एक्सपेंस भी कहलाता है। यहां से बात क्या निकल के आई? फाइनली समराइजेशन इसका क्या है कि जो नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं, दे कैन आइदर बी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और दे कैन बी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जो नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं, जो हम कैश में पे ही नहीं करते हैं, वो ऑपरेटिंग भी हो सकता है और वो नॉन ऑपरेटिंग भी हो सकता है। ये चीज पता होना जरूरी है भाई। क्या ये क्लियर है? हाँ या ना, जल्दी बताओ, ये क्लियर है या नहीं है?
बहुत सही सवाल आया है। डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग है, फिर ट्रेडिंग में क्यों नहीं आता? क्योंकि डेप्रिसिएशन जनरली हम डायरेक्ट कॉस्ट जैसे देखते ही नहीं है, हम उसको ऑफिस में इवेल्युएट करते हैं, हम ऑफिस में अलग अलग मेथड से उसको कैलकुलेट करते हैं और हम अपने हिसाब से टैक्स बेनिफिट पाने के लिए उस डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं। कोई इंग्रेडिएंट नहीं है वो प्रोडक्शन में टिपिकल इंग्रेडिएंट जैसे, और अगर है तो हम उसका एडवांस पेमेंट या लमसम पेमेंट कर चुके हैं जो हमने मशीन एक्वायर की थी उस टाइम पे। यानी अगर मैं करंटली प्रोडक्शन कर रहा हूं तो मैं रेगुलर खर्चे उसमें काउंट करता हूं। रेगुलर खर्चे में आ गया मेरा रॉ मटेरियल, मेरी वेजेस, मेरी पावर जनरेशन, कोल, फ्यूल, गैस आ गया, ये बेसिक चीज़ें आ गई। मशीन का वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। तो अगर उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए कि यार मशीन को क्यों नहीं लिया ट्रेडिंग में, तो उसका लॉजिक ये है बिकॉज कंपनी इज ट्रीटिंग मशीन एज एन एसेट। कंपनी ने मशीन को एसेट जैसे ट्रीट किया है, खर्चे जैसे नहीं। लेकिन जब ऑफिस में आ जाते हो आप, मेरी बात ध्यान से सुनना, व्हेन यू आर इन ऑफिस, अब उसका एडवांटेज लेने वाली बात हो गई जो आपने मशीन खरीद के रखी है। सरकार बोलती है बहुत औसम, तुमने करोड़ों की मशीन खरीद के रखी है। हम बीइंग सरकार, मोदी बोल रहा है ये कि भाई, मोदी जी बोल रहे हैं ये कि हम बीइंग सरकार, भारत सरकार, क्योंकि तुम करोड़ों का इन्वेस्टमेंट हमारे भारत में कर रहे हो मशीन्स में और इन सब में, हम आपको यहां पे सपोर्ट देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आपको सपोर्ट मिले। तो ऑफिस में आपको पॉलिटिकल सपोर्ट काइंड ऑफ चीज मिल रही है या लीगल सपोर्ट काइंड ऑफ मिल रहा है, और वो है यू विल गेट डिडक्शन आउट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो जब फैक्ट्री में मशीन रखी थी तो वो इन्वेस्टमेंट जैसे काउंट हो रही थी, लेकिन जब ऑफिस में आप आए तो बात वहां पे ये पलट गई कि भारत सरकार आपको मशीन रखने के लिए एडवांटेज देना चाहती है। तो आप ऑफिस में क्या वो लीगल वर्कआउट चीजें करके वो बेनिफिट ले सकते हो या नहीं? आपने ले लिया, लेकिन वो काम हुआ कहां? ऑफिस में, ना कि फैक्ट्री में। फैक्ट्री में तो बेसिक कॉस्टिंग काउंट हुई, लेकिन सरकार ने बोला ठीक है मशीन यूज कर रहे हो, उसका बेनिफिट हम देंगे आपको, लेकिन आप उसको अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट में नहीं जोड़ोगे। तो वो कभी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट में उसको जोड़ते नहीं है, वो उसका बेनिफिट अलग से लेते हैं। आई होप आई एम क्लियर। देखो, मैं भी इतने आसानी से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कह के चुप हो सकता हूं, लेकिन नहीं, फिर मैं बाकी लोगों जैसा हो जाऊंगा। मुझे वैसा नहीं बनना ना, मुझे एकदम डिटेल्ड आंसर देना है, ताकि जब यहाँ पे तुम लोग लाइव स्ट्रीम छोड़ के जाओ तो तुम बोलो यार कि ये इंसान अलग ही पागल है, पता नहीं क्यों ये इंसान अलग ही पढ़ाता है। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगर मैं पैशन के लिए काम कर रहा हूँ ना, तो मुझे अंदर से सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि हाँ भाई, आज मैंने जस्टिफिकेशन किया अपनी टीचिंग के साथ। हर एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी होती है और तुम सबको पता होना चाहिए। और जब कोई पूछे तुमसे कि यार कहाँ से सीखा, तो एक बड़ी सी स्माइल के साथ बोलना यार कॉमर्स बाबा से सीखा, बस और कुछ नहीं। तो चलो भाई, फाइनली अपन ने इसमें क्या क्या सीखा वो मैं एक बार तुम लोगों को बता रहा हूँ। एक्सपेंसेस मैंने तुम्हें बताया, पहला तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। दूसरा मैंने तुम्हें बताया नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। तीसरा मैंने बताया डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जिसको अपन डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी कहते हैं। ओके, फिर मैंने तुम्हें चौथा बताया कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होते हैं, जिनको अपन इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। पांचवा मैंने तुम्हें बताया कि कैश एक्सपेंसेस होते हैं। छठवां मैंने तुम्हें बताया कि नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं। और इसी के अंदर मैंने जो चीज़ तुम्हें लास्ट बताई वो ये बताई कि नॉन कैश एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग भी हो सकते हैं, नॉन ऑपरेटिंग भी हो सकते हैं। ऑपरेटिंग के अंदर मैं बात करूं तो जो ऑपरेटिंग होगा नॉन कैश एक्सपेंस, वो होगा डेप्रीसिएशन। और नॉन ऑपरेटिंग में मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट का।
सॉरी, मैं एक बार दिखा देता हूँ ताकि तुम लोग नोट कर लो, वरना तुम्हारे पास नोट नहीं रहेगा तो दिक्कत है। रुको यार, मुझे पेज निकालने दो। ओके, दिस इज़ द पेज। लो भाई, ये पूरा का पूरा बना हुआ है, ये एक बार उतार लो सब लोग। मैंने तुम्हें 6 तरीके से पूरा बाइफिकेशन करके बता दिया है। जैसे ही लिख लो यस सर जल्दी से टाइप कर देना ताकि मुझे पता चल जाए तुम लोगों ने लिख लिया है। चलो, यहां तक होने के बाद तो यार मुझे एक और चीज़ तुम लोगों को बतानी है, वो है इनकम के बारे में, क्योंकि इनकम के बारे में भी तुम्हें पता होना चाहिए। इनकम जो होती है वो 2 तरह से होती है। एक होती है ऑपरेटिंग इनकम, ऑल्दो मैं बता चुका हूँ बट फिर भी देख लो। जो ऑपरेटिंग इनकम तुम्हारी होगी वो होगी तुम्हारी नेट सेल्स। ऑपरेटिंग इनकम सिर्फ एक होती है और वो होती है नेट सेल्स। लिख लेना, ओनली एंड वन एंड ओनली। ऑपरेटिंग इनकम सिर्फ एक होगी और वो है तुम्हारी नेट सेल्स। मैं बार बार बोल रहा हूं, कोई रीजन ही होगा, वरना मैं रिपीटेशन में बिलीव नहीं करता। फिर आ जाती है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम में आपकी गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट फर्स्ट हो गया। सेकंड हो गया कमीशन, अगर आपको कहीं से कोई दे रहा है तो वो रख लो बेटा, ठीक है। अगर आपके पास एडिशनल कोई जगह है जो आपने लेट आउट करके रखी है और आपको रेंट रिसीव हुआ है तो वो आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। ऑपरेटिंग इनकम मतलब आपका दाना पानी क्या है, सीधी बात है। एक बिजनेस का दाना पानी उसकी नेट सेल्स होती है, तो इसलिए नेट सेल्स को माना गया ऑपरेटिंग इनकम, आपके प्रोडक्शन से होने वाली इनकम। फिर गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट हो गया आपका, कमीशन हो गया, रेंट रिसीव्ड हो गया। अगर आपने किसी कंपनी में पैसा लगा रखा है, किसी और कंपनी में पैसा लगा रखा है और वो आपको प्रॉफिट देती है तो वो कहलाता है आपका डिविडेंड रिसीव्ड, तो वो भी आपका एक हो गया डिविडेंड रिसीव्ड, आपकी इनकम हो गया वो। फिर फिफ्थ आ जाते हैं हम, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और मैनी मोर। मतलब सीधी बात ये, नेट सेल्स के अलावा कोई भी इनकम हो गई वो तुम्हारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगी। ठीक है भाई, ये इनकम के बारे में भी मैंने क्लियर कर दिया, ये लिख लिया। चलो लास्ट चीज़ जो मुझे क्लियर करना था, क्योंकि प्रोविजन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। देखो भाई, मैं तुम लोग को एक ये लास्ट नया कंसेप्ट बता के जा रहा हूँ, ऑल्दो तुम्हें पता है 11th में ही, लेकिन ध्यान देना, ये होता है बिजनेस, ये होता है तुम्हारा मार्केट इधर पे, और ये होता है ओनर। ठीक है, कृपया करके मेरी बात यहां पे बहुत अच्छे से सुनना, क्योंकि ये सीख तुम्हें इस पूरे साल में बहुत हेल्प करेगी यार। क्रेडिट मतलब पराया, डेबिट मतलब अपना। लिख लो कहीं पे, पराया मतलब किसी और का, ठीक है। अगर पराया का मीनिंग नहीं पता तो क्रेडिट मतलब पराया, डेबिट मतलब अपना। तुमने सुना होगा अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखो, ये सुना होगा। सीधी बात, कॉमर्स हमें यही सिखाता है। डेबिट इज एवरीथिंग, डेबिट इज द रियल पिक्चर ऑफ लाइफ। Whatever is yours, it's debit. Whether it is your loss, whether it is your expense, whether it is your income, everything is debit. हाँ मुझे मालूम है कोई बोलेगा क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स, लेकिन रुक जाओ, मेरी बात सुनो पूरी, है ना। जजमेंटल नहीं होते, हमें पूरे बाकी भारतवासियों जैसे नहीं बनना ना, हमें अच्छा इंसान बनना है, तो जज नहीं करते इतनी जल्दी, ठीक है। सुनते जाना। Whatever belongs to you will always be debited. जो तुम्हें बिलोंग नहीं करता है वो हमेशा क्रेडिट रहेगा। पराया, पराया हिंदी में बोला जाए तो उधारी, ये हुआ अपना। हिंदी में और लिखना चाहो तो खुद का भी लिख सकते हो। क्रेडिट हमेशा उधारी रहेगा, डेबिट हमेशा खुद का रहेगा।
इतना लिख लिया, ये मैंने ओनर बताया था, ये मैंने बिजनेस बताया था, ये मैंने मार्केट बताया था, ठीक है। अब चलो मैं बात कर लेता हूं तुम्हारी और बैंक की, ठीक है। सुनना मेरी बात ध्यान से, जो तुम्हारा है, लो, जो तुम्हारा है वो डेबिट, और वो जो तुम्हारा नहीं है ना वो क्रेडिट, ठीक है। तो तुम्हारा है तो डेबिट, यानी तुम्हारे पास तुम्हारे 100 रुपए हैं, ध्यान देना। यू हैव योर 100 रुपीज विथ यू, फॉर यू दैट 100 रुपीज इज डेबिट, दैट 100 रुपीज इज योर एसेट। क्योंकि अगर किसी ने नहीं बताया हो तो एसेट का नेचर डेबिट होता है, क्योंकि एसेट मतलब मेरी संपत्ति, मेरी प्रॉपर्टी, वॉट एवर बिलोंग्स टू मी इज डेबिट, इसलिए डेबिट एसेट होता है। क्योंकि जो मेरा वो डेबिट होगा, वो एसेट होगा। जो मेरा है, मेरी बाइसिकल है, मेरी साइकिल है, मेरे पास मोपेड है, मेरे पास कार है, मेरा एसेट है, मतलब डेबिट, क्योंकि वो मेरा है। लेकिन अगर यही 100 रुपए का कैश जो मेरे पास रखा हुआ है मैं ले जाके बैंक में जमा कर दूं, मैंने बैंक में 100 रुपए जमा कर दिए, मेरे पास बैंक से मैसेज आएगा योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विथ रुपीज दिस मच, देयर इज अ रीजन। क्योंकि बैंक के लिए वो पैसा हो गया उधारी, क्योंकि वो पैसा बैंक का नहीं है। तुमने बैंक को ले जाके 100 रुपए दिए, पंजाब नेशनल बैंक को दिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पैसा बैंक का हो गया। वो पैसा अभी भी तुम्हारा है, वो पैसा अभी भी तुम्हारे लिए डेबिट है, बस वो बैंक के पास पहुंच के क्रेडिट हो गया। लेकिन जब तुम अपना एटीएम कार्ड यूज करोगे और एटीएम में जाके पैसा निकालोगे तो लिखा हुआ आता है योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, या पापा के मोबाइल में देख लेना, पापा ने रिसेंट में पैसा निकाला होगा तो ये मैसेज मिल जाएगा योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड विथ रुपीज। डेबिटेड मतलब तुम्हारा पैसा तुम्हारे पास पहुंच चुका है, डेबिट हो चुका है, यानी बैंक की उधारी कम हो गई है, ठीक है भाई। अब इसी को आगे लेके आते हैं जो मैंने तुम्हें सिखाया था ओनर का, बिजनेस का और मार्केट का, ठीक है। जल्दी से सुन लो, ज़्यादा टाइम तुम्हारा वेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन ये लॉजिक है, सुनना ज़रूरी है। ओनर का पैसा जब तक ओनर के पास है वो ओनर के लिए डेबिट है, लेकिन ओनर ने वो पैसा बिजनेस में लगा दिया तो बिजनेस के लिए वो पैसा उधारी है, यानी बिजनेस के लिए वो पैसा क्रेडिट है, क्योंकि वो पैसा बिजनेस का नहीं है, बिजनेस के लिए वो पैसा उधारी है। बिकॉज दैट मनी डजन बिलोंग टू द बिजनेस, दैट मनी बिलोंग्स टू द ओनर, लेकिन ओनर ने पैसा बिजनेस में लगाया हुआ है। इसलिए जो बिजनेस में कैपिटल रहती है वो क्रेडिट नेचर की होती है। क्यों? क्योंकि वो पैसा बिजनेस का नहीं है, वो पैसा ओनर का है। हाँ, ये कैपिटल ओनर के लिए डेबिट ही है, ओनर के लिए डेबिट है, लेकिन बिजनेस के पर्सपेक्टिव से हम पूरा अकाउंट करते हैं तो बिजनेस के लिए वो कैपिटल क्रेडिट है, क्योंकि वो पैसा बिजनेस का नहीं है, एंड बिजनेस इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। अब बिजनेस ने मार्केट से कमाया प्रॉफिट, ये प्रॉफिट चला 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 बिजनेस के पास आ गया, तो क्या ये पैसा बिजनेस का हो गया? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब पैसा इन्वेस्टमेंट किया है ओनर ने, तो भैया वो पैसा बिजनेस का हो ही कैसे सकता है? द मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। ओनर ने इन्वेस्टमेंट किया है ना, द मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, बट वो इन्वेस्टमेंट काय में है? बिजनेस में है। ये दिख रहा है हमें। बिजनेस उसे कैपिटल बोलेगा, ओनर उसी को इन्वेस्टमेंट बोलेगा कि मैंने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। बिजनेस उसको कैपिटल बोलेगा क्योंकि बिजनेस के लिए उधारी है। अब सोच के देखो, जब बिजनेस की कैपिटल ही नहीं हुई, वो कैपिटल है ही ओनर की, तो प्रॉफिट बिजनेस का कैसे हो सकता है? इसलिए बिजनेस के लिए प्रॉफिट भी ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाता है, बिजनेस के लिए प्रॉफिट भी ऑटोमेटिकली उधारी ही हो जाती है। वो प्रॉफिट भी बिजनेस का नहीं होगा, क्योंकि अगेन कैपिटल ही बिजनेस की नहीं है, पैसा पूरा ओनर का है, एवरीथिंग बिलोंग्स टू द ओनर। सो बिजनेस के पास जो भी है वो बिजनेस की लायबिलिटी ही है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एंड प्रॉफिट। तो प्रॉफिट से लास्टली मैं आंसर दे रहा हूं प्रथम का, मेरे ख्याल से फाइनली इट डजंट मैटर व्हाट यू मेक आउट ऑफ प्रॉफिट, चाहे वो प्रोविजन बना लो तुम, चाहे वो रिजर्व बना लो तुम, कुछ भी बना लो, बना तो काय से? प्रॉफिट से ना। जब प्रॉफिट ही तुम्हारा नहीं है तो प्रोविजन भी लायबिलिटी यानी क्रेडिट, और रिजर्व भी लायबिलिटी यानी क्रेडिट। क्योंकि रिजर्व बनाओ चाहे प्रोविजन बनाओ, और वो बनता प्रॉफिट से ही है। प्रॉफिट कुछ नहीं है, ये प्रॉफिट के नाम से रखा था, पैसा निकाला किसी और नाम से रख लिया है, प्रॉफिट निकाला किसी और नाम से रख लिया है, लेकिन वो है तुम्हारा प्रॉफिट ही अल्टीमेटली। सो डजंट मैटर, चाहे प्रॉफिट को तुम प्रोविजन नाम से रख लो, चाहे प्रॉफिट को तुम रिजर्व नाम से रख लो, क्योंकि प्रॉफिट का नेचर क्रेडिट है, तो उससे बनने वाला प्रोविजन भी क्रेडिट होगा,
उससे बनने वाला रिजर्व भी क्रेडिट ही कहलाएगा। ये जिसको भी दिक्कत था उसके लिए ये क्लियर कर दिया है। सो अल्टीमेटली कोई आपसे पूछे कि बिजनेस का कुछ होता है, तुम बोलोगे बिजनेस का कुछ नहीं होता। जो पैसा है वो भी ओनर का है, यानी कैपिटल। तुम बोलना पता है कैपिटल डेबिट होती है। सामने वाला जब बौखला जाए ना, जब एकदम से परेशान हो जाए, तो बोलना अरे ओनर के लिए भाई, बिजनेस के लिए तो लायबिलिटी होती है, हमें पता है। फिर बोलना प्रॉफिट भी पता है डेबिट होता है। अरे ओनर के लिए भाई, हमें मालूम है बिजनेस के लिए तो क्रेडिट है, लायबिलिटी है, क्योंकि बिजनेस का कुछ है ही नहीं। जब कैपिटल ही उसकी नहीं है तो प्रॉफिट उसका कैसे हुआ? जब प्रॉफिट ही नहीं है उसका बिजनेस का, तो प्रोविजन बिजनेस का कैसे हो सकता है? रिजर्व बिजनेस का कैसे हो सकता है? तो ये सब लाइन से लायबिलिटी ही है, क्रेडिट ही है। क्लियर हुआ भाइयों? लिख लो इसको, जल्दी से लिख लो, क्योंकि इतना डिटेल में अगर नहीं करोगे फिर मज़ा नहीं आना, फिर मज़ा नहीं आना। फिर देखना अगर स्कूल गलती से खुलते हैं कभी किसी टाइम पे, तो भाई तुम बोलोगे यार बाबा जी हमने स्ट्रगल करते देखा है, कैसे कैसे कैश फ्लो रेशियोज़ में पागल होते रहते हैं। तुम नहीं होगे, तुम चुटकियों में करोगे, क्योंकि तुमने ये टाइम अपने कंसेप्ट बिल्डिंग में दिया हुआ है। समझो, ये चीज़ें अधिकतर लोग नहीं करते, ना करवाते हैं। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं तुम लोगों को। तो बस मुझे आज यहीं पे मैं क्लास ख़त्म करता हूँ। सॉरी तुम लोगों को थोड़ा लंबा खींच लिया, लेकिन मेरा काम यही था कि मैं तुम लोगों को हर एक चीज़ बताऊँ और कहीं पे भी कट ऑफ ना करूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे तुम लोगों को हर एक चीज़ पता होना चाहिए। एंड इसीलिए इतना डिटेल में करना ज़रूरी है। तो तब तक के लिए तुम सबको यार बहुत सारा प्यार, एंड मिलता हूँ अपनी अगली लाइव स्ट्रीम में। कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से बहुत सारा प्यार और धन्यवाद। रचे करते भाइयों पे रखते पूरा स्टाइल के, जिला देखे साइडों के, किला बेचा 2.5 खोके। और ये जो घूमते हैं झाइयों में हाइयों के, बांसुरी बजेगी अंदर जाएंगे जब पाइप मोटे। जिसके ज्यादा दर्द हो उसके पहले धर दो, लड़के पूरा साथ देंगे सही हो या गलत हो। भाई पे है अल्टो और मैडम मांगे अल्डो, मैंने बोला दीदी पहली फुर्सत में निकल लो।